प्यारे बच्चों प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है कि पढ़ना शुरू कर दीजिए और कोई एक यूट्यूब चैनल को ही फॉलो कीजिए, या तो मुझे फॉलो कीजिए, मैं ये नहीं कहता मुझे ही फॉलो कीजिए, आप जिसको करते हैं उसी को फॉलो कीजिए, लेकिन कोई एक चैनल पे ही रहिए। और मैं गारंटी कहता हूँ कि मैं अब ईमानदारी से पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा। यदि मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तभी मेरे सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं किसी और चैनल पर भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं ये कहूँगा कुछ यूट्यूब चैनल कोई एक ही फॉलो कीजिए, ज़्यादा चैनल फॉलो नहीं करना है। यूट्यूब भी आपका समय बर्बाद करता है, मैं ये कहता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहता मेरा ही चैनल फॉलो कीजिए, कभी नहीं कहा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हम ईमानदारी से पढ़ाएंगे आपको, ईमानदारी से आपके लिए काम करेंगे। इसलिए प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मेरे से कोई ज़रूरत हो तो मैं अपना नंबर, मेरे नंबर तो सबके पास शेयर है, मैं बता चुका हूँ अपना नंबर, यूट्यूब पे बता चुका हूँ। उस नंबर पे कॉल करके हमेशा हमसे बात कर सकते हैं। डिमोटिवेट है तो मोटिवेट हो सकते हैं, कोई मटेरियल चाहिए, कोई ज़रूरत है तो आप मेरा यूज करिए। मैं आपके लिए हूँ, मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, आपके कारण हूँ, आपके प्यार, आपके दुआ आशीर्वाद कर रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ अपने अब वेट मत कीजिए TRE 4 का कि फॉर्म आएगा तो पढ़ेंगे, नहीं। अपने आप को कमरे में लॉक कीजिए। इस साल वो वैकेंसी आएगा, जून में आए चाहे सितंबर में आना है, ज़्यादा चांस है जून में आ जाएगा और सितंबर में उसका पेपर हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, कुछ मत सोचिए। और मैं जितना है आपके साथ लगा रहूँगा। कल से हो सकता है कि मैं करंट अफेयर का भी सेशन लेकर आऊँ। तो चलिए हम आज का पहला सवाल देखते हैं। क्या है जी, सेकंड क्वेश्चन कहाँ है इसमें? दूसरा खोल दिया था क्या? इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। चलिए आपका MCQ सेशन हम शुरू करते हैं। नहीं, देखता हूं कहां पर है। प्ले चलिए तो हम लोग आज सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी क्या कर दिया जी, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो ते नहीं कहियो पीर पराई जान रे, ये किसका लिखा हुआ है? जल्दी बताइए। गांधी जी, ये वही गांधी है जिनका जन्म 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी का जन्म लिख लीजिए, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी। जन्म जो हुआ पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर एक बंदरगाह है, गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर एक जगह है, गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई। विवाह कहीं कहीं देता है 13 साल की अवस्था में और कहीं कहीं देता है 12 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष की अवस्था जनरली ज़्यादा सही है। 12 वर्ष की अवस्था में 1881 में गांधी जी का विवाह हुआ। 1888 में पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। 1881 में 12 वर्ष की अवस्था में विवाह, पत्नी कस्तूरबा गांधी। 1888 में गांधी जी विलायत, विलायत आजकल जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, इंग्लैंड जिसकी राजधानी लंदन है, उसको विलायत कहते थे। गांधी जी 1888 में विलायत यानी इंग्लैंड गए वकालत की पढ़ाई के लिए। 1892 में जब माँ का निधन हो गया, गांधी जी की माँ का डेथ हो गया, 1892 में गांधी जी के माँ का डेथ हो गया, तब गांधी जी वापस आए। लौट कर कहाँ आए? वापस अपने घर आए पोरबंदर, जहां उनके पिताजी ने उन्हें दादा अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति से भेंट कराया। दादा अब्दुल्ला अफ्रीका में एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, जिनका केस लड़ने के लिए पिताजी के रिक्वेस्ट पर गांधी जी कहाँ गए? अफ्रीका गए। अफ्रीका में गांधी जी केस लड़ने गए, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा कि भारतीयों का, एक सेकेंड, अठारह सौ 92 में गांधी जी अफ्रीका गए दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए। जब गांधी जी अफ्रीका गए तो वहां पर उन्होंने देखा भारतीयों की दुर्दशा। उन्होंने भारतीयों की लड़ाई लड़ने के लिए 1894, लिख लीजिए, 1894 में गांधी जी ने नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की।
गांधी जी ने नेटाल इंडिया कांग्रेस बनाया अफ्रीका में 1894 में। बाद में गांधी जी ने 1803 में एक आश्रम बनाया जिसका नाम था, 1804 में बनाया, हालांकि 1804 में एक आश्रम बनाया जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम बनाया अफ्रीका में। जैसे गांधी जी के भारत में भी 2 आश्रम थे, वर्धा आश्रम और साबरमती आश्रम, वैसे अफ्रीका में भी गांधी जी के 2 आश्रम थे, एक फिनिक्स आश्रम और दूसरा टॉल्स्टॉय आश्रम। ध्यान से सुनिए, 1804 में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की अफ्रीका में, और 1904 में, गलती से बोल दिया, 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, और 1908 में गांधी जी ने टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। गांधी जी की एक मैगजीन था, गांधी जी ने अफ्रीका से एक मैगजीन भी निकाला जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक मैगजीन गांधी जी ने प्रकाशित करवाया अफ्रीका से 1903 में। उसके बाद गांधी जी 1908 में एक पुस्तक लिखे। इंग्लैंड से जब पानी के जहाज में बैठ के अफ्रीका आ रहे थे तो उस दौरान उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज। आपने सुना होगा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी ने 1908 में लिखा, कहीं कि 1909 भी आता है। गांधी जी ने एक पुस्तक की रचना की अफ्रीका, इंग्लैंड से अफ्रीका आने के दौरान। क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज किताब लिखा तो कहाँ की यात्रा कर रहे थे? तो इंग्लैंड से अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। हिंद स्वराज गांधी जी की एक पुस्तक थी जिसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को बांझ और बेस्या कहा था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को बांझ और बेस्या किस पुस्तक में कहा? तो आंसर होगा हिंद स्वराज। गांधी जी 1916 में भारत में पहली बार आम जनसभा को संबोधित किए। गांधी जी, पूछा जाए पहली बार गांधी जी आम जनसभा को कब संबोधित किए और कहां संबोधित किए? तो गांधी जी का पहला आम जनसभा, गांधी जी का पहला पब्लिक स्पीच, यानी कि लोगों के सामने स्पीच गांधी जी ने पहली बार दिया 1916 में बनारस में। उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में आए हुए थे गांधी जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने, BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था। मदन मोहन मालवीय ने उनको बुलाया था स्थापना समारोह में। उसी में गांधी जी ने पहली बार अपना पब्लिक स्पीच दिया। क्वेश्चन आ जाए, गांधी जी ने अपना पहला पब्लिक स्पीच कब दिया, कहां दिया? तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा 1916 के बनारस में। नेक्स्ट आ जाइए, एक बार सेशन से जुड़ गए तो सेशन को लाइक कर दीजिए। अब मेरी बात समझ में आ रही तो लिखिए कि हाँ सर आपकी बात समझ में आ रही है। उसके बाद 1917 में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। उस समय नियम बना दिया गया था कि जो किसान अगर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती नहीं करेगा उस किसान को हम टैक्स ज्यादा लेंगे। या तो टैक्स ज्यादा दो, नहीं तो नील की खेती करो। नील की खेती नहीं करोगे तो टैक्स ज्यादा लेंगे। जिस खेत में नील की खेती होती थी वो खेत वहां पर बंजर हो जाता था, किसान को भारी नुकसान होता था। और उस जमाने में जर्मनी में आर्टिफिशियल नील बन गया था। इस वजह से भी, आर्टिफिशियल नील के बनने के कारण भी उस समय क्या हुआ कि नील का डिमांड कम हो गया, जिससे किसान दोहरा मार झेल रहे थे। इसलिए चंपारण के गांव है मुरली भरहवा, चंपारण के गांव मुरली भरहवा के किसान थे राजकुमार शुक्ल। उन्होंने गांधी जी को लखनऊ से बुलाकर लाया, गांधी जी को लखनऊ से बुलाकर लाया कि चलिए चंपारण में दिक्कत है। तो गांधी जी ने अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। उसके बाद फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल किया। उसके बाद मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी ने किया। 1920 में गांधी जी का पहला जन आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन। गांधी जी का पहला सत्याग्रह तो चंपारण सत्याग्रह। और गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा, तभी क्या होगा आंसर? चंपारण सत्याग्रह। सुन लो, गांधी जी का पहला पब्लिक स्पीच पूछे तो 1916 में बनारस में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह तो आंसर क्या होगा? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा तो भी चंपारण सत्याग्रह ही था। चंपारण सत्याग्रह में ही गांधी जी ने पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ उसी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा भी अपना पहला कर लिया। तो पहला सविनय अवज्ञा भी चंपारण में 1917 में, पहला सत्याग्रह भी चंपारण सत्याग्रह। और गांधी जी का पहला जन आंदोलन तो असहयोग आंदोलन 1920, अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ। उसके बाद 1930 में
1930 की बात करें तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, डांडी मार्च किया। 1930 में दांडी मार्च हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। उसके बाद अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। अक्टूबर 1940 गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। उसके बाद 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया और करो और मरो का नारा दिया। गांधी जी ने कहा कि गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ, करो और मरो, डू एंड डाई का नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने दिया। उसके बाद गांधी जी को जेल भेज दिया गया। उसके बाद गांधी जी 1946 में नोआखली में जब दंगा भड़का तो पदयात्रा करने नोआखली गए, लोगों के आंसू पोंछने नोआखली गए, जिसमें गांधी जी के निजी सचिव प्यारेलाल थे। और 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला मंदिर के सामने गांधी जी को गोली मार दी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा। ये पूरी गांधी की कहानी थी। गांधी जी उनकी कुछ पत्रिकाएं हैं और कुछ पुस्तक भी है। गांधी जी की 2 पुस्तक है, एक हिंद स्वराज जो इंग्लैंड से अफ्रीका आने के दौरान लिखा, और दूसरी पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी की 2 पुस्तक, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और गांधी जी की मैगजीन कितने भैया? तो 4 मैगजीन। गांधी जी की कितनी पत्रिका? तो 4। कौन कौन? इंडियन ओपिनियन जो अफ्रीका से निकाले थे, उसके बाद हरिजन, उसके बाद नवजीवन, उसके बाद यंग इंडिया। गांधी जी की 4 पत्रिका नोट करो, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और एक कौन था? इंडियन ओपिनियन। और किताब 2 कौन कौन? हिंद स्वराज जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटानिया सरकार को बांझ और बेस्या कहा था, और दूसरी किताब है उनका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो गांधी जी की बायोग्राफी है। खैर, वैष्णो जयंतो ते नहीं कहियो पीर पर आई जान रे, ये किसका कहा हुआ भैया है? एक क्वेश्चन पूछ रहा है किसका कहा हुआ है? तो ये है नरसिंह मेहता। एक मिनट, ये है नरसिंह मेहता। एक सेकेंड, क्या आ गया? चेक करो। नोट करो इसको। कहाँ चला यार? उसका आंसर होगा नरसिंह मेहता। होने दीजिए तब तक। नरसिंह मेहता के द्वारा किया गया। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए हम लोग आते हैं इसे फर्स्ट क्वेश्चन पे ही। आइए, क्या हो जा रहा है? बस रुक जाओ यहीं पे। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता। नोट कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। समझ में आ गया आप लोगों को? गांधी जी की पूरी कहानी खत्म। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अगला सवाल पे। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? कृष्ण वर्मा, मैडम कामा, बीजी तिलक, बीडी सावरकर। इसका आप लोग जानते होंगे। द आंसर जल्दी से दीजिए। मुझे लगता है गांधी सवाल अब नहीं छूटेगा। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये रचना है बीडी सावरकर का। ये वही बीडी सावरकर हैं, विनायक दामोदर सावरकर। आपको मैंने कल बताया था कि 1897 में चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी की हत्या की। ध्यान सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 1897 में पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में प्लेग फैला हुआ था। 1897 की घटना है। पुणे में प्लेग फैल गया था और प्लेग अधिकारी रैंड था और आयर्स्ट था। नोट कर लो, रैंड और आयर्स्ट प्लेग अधिकारी था, जिसकी हत्या कर दी किसके द्वारा किया गया? चापेकर बंधुओं के द्वारा। चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी की हत्या कर दी थी। इस घटना को बोला जाता है भारत का पहला क्रांतिकारी आंदोलन। क्वेश्चन आ जाए कि भारत का पहला क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, कहां से हुआ? तो 1897 में हुआ, महाराष्ट्र के पुणे से हुआ। घटना क्या था? चापेकर बंधु द्वारा प्लेग अधिकारी की हत्या कर देना। यह पहली क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। इसके बाद मैं बताता हूं कि चापेकर बंधुओं ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था व्यायामशाला। लिख लो, चापेकर बंधुओं ने व्यायामशाला नामक एक संगठन बनाया था, व्यायामशाला। उसके बाद चापेकर बंधु के बाद उस व्यायामशाला का नाम बदल के मित्र मेला कर दिया गया, और वही मित्र मेला बाद में क्या बना? अभिनव भारत। महाराष्ट्र का पहला क्रांतिकारी संगठन माना जाता है अभिनव भारत को। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की गई।
1897 में चापेकर बंधुओं ने क्या बनाया? व्यायामशाला 1897 में। उसी का नाम 1899 में 1899 में 2 साल बाद बदल के कर दिया गया मित्र मेला, और उसी मित्र मेला का नाम बदल के बाद में क्या कर दिया गया? अभिनव भारत। तो अभिनव भारत महाराष्ट्र का पहला क्रांतिकारी संगठन माना जाता है, जिसकी स्थापना भी किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ये वही बीडी सावरकर हैं जिन्होंने इंग्लैंड से पिस्तौल भेजा था नासिक के मजिस्ट्रेट को मारने के लिए। इंग्लैंड से नासिक के मजिस्ट्रेट को मारने के लिए। नासिक के मजिस्ट्रेट कौन थे भैया उस समय? जैक्सन। नासिक के मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, जिसको मारने के लिए बीडी सावरकर ने इंग्लैंड से पिस्तौल भेजा, और उसी पिस्तौल से एक व्यक्ति थे अनंत कन्हारे। अनंत कन्हारे नाम के व्यक्ति ने उसी पिस्टल से जैक्सन की हत्या कर दी थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि नासिक षड्यंत्र केस में किसकी हत्या की गई थी? तो जैक्सन की हत्या की गई। किसके द्वारा? अनंत कन्हारे के द्वारा। उसमें पिस्टल किसने भेजा था? तो भेजा था बीडी सावरकर ने। इसी घटना के लिए बीडी सावरकर को गिरफ्तार किया गया और उन्हें दोहरा काला पानी की सजा दिया गया। एक काला पानी में 25 साल, दोहरा काला पानी मैंने 50 साल की सजा दिया गया। अंडमान निकोबार में एक सेलुलर जेल है। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर जो उसकी राजधानी है, उसी पोर्ट ब्लेयर में एक जेल है, सेलुलर जेल, जिसमें काला पानी के लोगों को रखा जाता था। तो काला पानी की दोहरा सजा मिला, 50 साल की सजा हुआ। किस आरोप में भैया? पिस्टल भेज के मरवाया इसके केस में। तो भैया बीडी सावरकर हमारे देश के क्रांतिकारी वीर हैं। तो समझ में आ गया इनके बारे में। तो इन्होंने किताब लिखी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें एक मैडम कामा है, मेडल नहीं मैडम हो गया, मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मां कहा जाता है। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जननी, मदर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाता है इनको। ये वही कामा हैं जिन्होंने भारत का झंडा को विदेश में पहली बार फहराया 1907 में। 1907 में क्वेश्चन आता है कि भारत के झंडा को विदेशी धरती पर पहली बार किस क्रांतिकारी ने फहराया? तो आंसर होगा मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत के झंडा को फहराया था। भारत के झंडा को विदेश में फहराने वाली पहली महिला मैडम भीखाजी कामा थी। ये वही कामा हैं जो कभी दादा भाई नौरोजी की पर्सनल सेक्रेटरी भी रही थी। दादा भाई नौरोजी की पर्सनल सेक्रेटरी कौन रही थी? मैडम कामा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज इज माई बर्थ, स्वराज इज आवर बर्थ राइट, आई विल टेक इट, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक की 2 मैगजीन भी था, कल बताया था, मराठा और केसरी। तिलक की 2 पत्रिका मराठा और केसरी था। तिलक ने 2 किताब भी लिखी। एक किताब का नाम था गीता रहस्य और दूसरी किताब का नाम था आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। आर्कटिक होम ऑफ वेदाज लिख लो नाम। तिलक की 2 किताब, एक किताब गीता रहस्य और दूसरी किताब आर्कटिक होम ऑफ वेदाज। और उनकी 2 मैगजीन कौन कौन भैया? तो केसरी और मराठा, नोट कर लीजिए, केसरी और मराठा। तो हो गया क्लियर? ये समझ में आ गया? ये सब नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? किसने कहा कि साधन है, जो साधन, जैसे आप जो भी काम आप करते हैं उसका जो साधन है वही उद्देश्य को औचित्यपूर्ण बनाते हैं? किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। नोट कर लीजिए, महात्मा गांधी साधन उद्देश्यों को औचित्यपूर्ण बनाते हैं, ये महात्मा गांधी ने कहा। इसमें ऑप्शन है कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक किताब किसने लिखी? कौटिल्य ने लिखी। ये भारत का पहला, ये राजनीति विज्ञान का पुस्तक था। भारत की पहली राजनीति विज्ञान की पुस्तक थी कौन? अर्थशास्त्र। किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा अर्थशास्त्र। राजा राम मोहन रॉय, इन्हें बोला जाता है नव जागरण के जनक, नव जागरण या पुनर्जागरण के जनक। पूछा जाए भारत में नव जागरण या पुनर्जागरण के जनक, पुनर्जागरण के जनक किसे कहा गया? नव जागरण पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन रॉय को बोला गया। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है, सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज, फिर से बोल देता हूं इनके बारे में। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज बनाया था। क्या बनाया था? ब्रह्म समाज।
ब्रह्म समाज बनाया। पूरी डिटेल कहानी कहूंगा मैं अगले सेशन में। राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है, धार्मिक सुधार के प्रणेता कहा जाता है, नव जागरण के जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में आत्मीय सभा बनाया था। 1815 में आत्मीय सभा बनाया। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज बनाया। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो गया था। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ मृत्यु। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्म गुजरात के मोरबी में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मोरबी में हुआ था। इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। नोट कर लीजिए, बचपन का नाम था मूला शंकर। इनके गुरु का नाम था बिरजानंद। दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बिरजानंद। इनको ज्ञान मिला था मथुरा में। इन्होंने आर्य समाज बनाया था और इनके किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और नोट कर लीजिए, साधन ही उद्देश्यों को औचित्यपूर्ण बनाते हैं। किसने कहा? महात्मा गांधी। कौटिल्य के। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला आइए, भारत कोकिला। उत्तर भी देते चलेगा। अगर सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हैं आपसे मेरा करबद्ध विनती, कैसा लग रहा है सेशन? सेशन अच्छा लग रहा है तो लिखिए यस यस यस। सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं यस लिख दीजिए। अगर सेशन को लाइक नहीं किए गुरु तो लाइक कर दो, क्योंकि अगला सेशन भी हम लोग कल 7:30 बजे फिर लेकर आएंगे। हो सकता है कल से करंट अफेयर, नहीं तो कल नहीं तो परसों से हम सुबह में 6 बजे करंट अफेयर का भी सेशन लेकर आपके लिए आएंगे। लगातार मेहनत करेंगे, आपके साथ जिएंगे। पीडीएफ की बात करते हैं तो पीडीएफ भी शेयर करेंगे आप लोगों को। ये वाला जो पीडीएफ है शेयर कर देंगे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत कोकिला के नाम से किसे जानते हैं? मैं बता दूं कि भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। सरोजिनी नायडू को हम भारत कोकिला कहते हैं। ये वही सरोजिनी नायडू हैं जिन्होंने 2 किताबें लिखी। एक किताब का नाम था ब्रोकन विंग। सरोजिनी नायडू की एक पुस्तक का नाम क्या था? ब्रोकन विंग। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम था गोल्डन थ्रेशोल्ड। लिख लीजिए, ब्रोकन विंग एक किताब का नाम, और दूसरी किताब का नाम था गोल्डन थ्रेशोल्ड। ब्रोकन विंग और गोल्डन थ्रेशोल्ड, इनकी 2 पुस्तक था सरोजिनी नायडू का। अब मैं एक चीज और बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि सरोजिनी नायडू भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की बनी थी। किसी भी राज्य में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भारत की कौन थी? यानी भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। नोट कर लीजिए, विजया लक्ष्मी पंडित यूनाइटेड नेशन के महासभा की अध्यक्षता करने वाली, यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र की महासभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजया लक्ष्मी पंडित, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के महासभा जनरल असेंबली को संबोधित किया और अपना अध्यक्षता किया। तो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। नोट कर लीजिए। अरुणा असफ अली, ये असफ अली इनके पति जो थे, ये अंतरिम सरकार में रेल मंत्री रहे हैं। सुचेता कृपलानी, भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला सुचेता कृपलानी। भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू, और किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला सुचेता कृपलानी। सब नोट कर लीजिएगा। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी पहली महिला कौन थी? तो ये थी किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी। और भारत की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। भारत की पहली महिला डीजीपी बनने वाली महिला कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और अगला पॉइंट सुनिए, भारत में पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, बछेंद्री पाल। भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट को फतह की, बछेंद्री पाल। नोट करिए। कांग्रेस के सेशन में भाषण देने वाली और कांग्रेस के मेंबर बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी कौन? कदाम्बनी गांगुली। कांग्रेस के मेंबर बनने वाली, कांग्रेस में भाषण देने वाली पहली महिला कदाम्बनी गांगुली थी। कदाम्बनी गांगुली। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। एकदम वीडियो को बार बार रिपीट कर देखिएगा, नॉलेज का भंडार मिलेगा। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है नेक्स्ट, भारतीय बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं बताऊं आपको कि बहुत मार्वेलस और अच्छे सवालों के साथ मैं आऊंगा लाइव। एक बात मैं बता दूं कि अभी रात में आज किसी कारण से हमको 10:30 बजे करना पड़ा शेड्यूल, वरना 7:30 बजे ही मैं लाइव आऊंगा। एकदम ये फिक्स टाइम है, याद रखिएगा। शाम 7:30 बजे
शेड्यूल पहले ही कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। 7:30 बजे का टाइम याद रखिएगा। आज चूंकि बहुत रात हो गया इसलिए ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन ही डील करूंगा और कल से 7:30 बजे ही होगा। भारत, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन अच्छा लग रहा है तो लिखिए भी कि सर अच्छा लग रहा है। किसे भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला जाता है? भारत का बिस्मार्क। लौह पुरुष के नाम से, आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता है। श्रीमती, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को आयरन लेडी, लौह महिला के नाम से जानते हैं और लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। 31 अक्टूबर 1875 को वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। 31 अक्टूबर 1875 सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर, नोट करो, 31 अक्टूबर 1875, 31 अक्टूबर 1875 को सरदार पटेल का जन्म हुआ। और सरदार पटेल ने एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की 1931 में। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की अध्यक्षता की कराची में। अब जानते हैं कांग्रेस का 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। पाकिस्तान में आज कराची है। उसी में इन्होंने कांग्रेस की मात्र एक बार अध्यक्षता की थी। और उसी कराची सेशन में जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसी सेशन में गांधी जी को वामपंथियों ने काला झंडा दिखा दिया था। भगत सिंह को फांसी को लेकर वामपंथी नाराज थे। भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी, लगता था वामपंथियों को गांधी जी के अगर लापरवाही के कारण भगत सिंह को फांसी मिला है। इसीलिए वामपंथियों ने गांधी जी को कांग्रेस के कराची सेशन में काला झंडा दिखा दिया था। और इस सेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 में कांग्रेस की एक बार मात्र अध्यक्षता किए। भारत में जब अंतरिम सरकार बनी तो इनको क्या बनाया गया? गृह मंत्री। इंटरिम गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर, भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने? वल्लभ भाई पटेल। बाद में जब स्वतंत्र हुआ भारत तो स्वतंत्र भारत में इनको गृह मंत्री तथा प्रांतीय मामलों के मंत्री भी बनाया गया। 2 मंत्रालय मिला। स्वतंत्र अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे और स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल बना उसमें गृह मंत्री भी बने और प्रांतीय मामलों के मंत्रिमंडल। आप जानते हैं कि भारत के एकीकरण में, भारत को एक करने में, जोड़ के रखने में सरदार पटेल का बड़ा योगदान था। इसीलिए इनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को सरकार क्या मनाती है? नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरकार मनाती है। सरदार पटेल के जन्म को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए कि भारत को इन्होंने एक किया था। और जब भारत में जब संविधान का गठन हुआ, सरकार बनी, तो स्वतंत्र भारत में ये पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। याद रख लीजिए, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नोट कर लीजिए, इससे ज्यादा नॉलेज आपको कोई देगा नहीं, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं आप? इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इन्होंने 1939 में, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट जी के बोल रहा हूं, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक नोट कर लो, 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस। 2 नारा इन्होंने दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसके बाद इन्होंने कहा जय हिंद, और एक और कहा दिल्ली चलो। 3 नारा मान लीजिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मैं नास्तिक क्यों हूं। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किताब किसका था? सरदार भगत सिंह का था। और भगत सिंह ने 1926 में बनाया था भारत नौजवान सभा। लिख लो, भारत नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में किया था। नोट कर लीजिए। और बाल गंगाधर तिलक के विषय में बता चुका हूं मैं। आगे आओ, भारत में राष्ट्रीय आय, इसमें क्या होगा आंसर? इसमें वल्लभ भाई पटेल आंसर होगा, बताया नहीं आप लोगों को। इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। नेक्स्ट आ जाओ अगला क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? नेशनल इनकम। देखो मेरे प्यारे बच्चों, नेशनल इनकम जो होता है ना, उसी को हम लोग जीडीपी भी कहते हैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, सब जितना सुनते हैं आप इकोनॉमिक्स में, सब कुल मिला के राष्ट्रीय आय है। नेशनल इनकम को निकालने के कई तरीके हैं।
भारत के राष्ट्रीय आय निकालने के कई तरीके हैं, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी सब तरीके हैं। जीडीपी कैसे निकालते हैं मैं एक पूरा सेशन ले लूंगा, इकोनॉमिक्स के पूरा सेशन में पढ़ा दूंगा। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा, इससे जुड़ा हुआ हर सवाल हो जाएगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय भारत में पहली बार किसने निकाला, ये क्वेश्चन है भाई। महालनोविस, दादा भाई नौरोजी, BKRB राव, सरदार पटेल। तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया। वही दादा भाई, वही लिख लो, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय किसने निकाला, तो दादा भाई नौरोजी। नोट कर लो गुरु, और दादा भाई नौरोजी है, वही दादा भाई नौरोजी हैं, लिख लो। और बस सेशन को लाइक कर दो गुरु, कैसा लग रहा है सेशन, सेशन को शेयर कर दो गुरु। अब 7:30 बजे होगा आगाज अपने अंदाज में। तो भैया दादा भाई नौरोजी वही हैं जिन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की। कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस की पहली बार इन्होंने अध्यक्षता की 1886 में। 1886 में कांग्रेस के दूसरे सेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की 1886 में। उसके बाद 1886 के बाद कब हुआ, 93 में, 1893 में, और उसके बाद 1906 में। इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की, नोट कर लो, 1886, 1893 और 1906। 1886, 1893, 1906। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। सेशन को लाइक कर दो गुरु। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये वही दादा भाई नौरोजी है जिन्होंने पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी किताब है। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक का नाम भी आप लिख लीजिए, पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने पहली बार भारत का राष्ट्रीय आय निकाला था। नेक्स्ट आ जाओ गुरु, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे, तब आंसर होगा WC बनर्जी। लिखो, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाले नहीं, लड़ने वाले, लड़के वो हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय पूछे तो आंसर होगा WC बनर्जी। लेकिन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय की बात करें तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी, और चुनाव लड़ने वाला पूछे तो WC बनर्जी। और WC बनर्जी के बारे में जान जाओ, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ। कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ, होना था पुणे में, पर हुआ बंबई में। क्वेश्चन आता है कांग्रेस की स्थापना होना कहाँ था, तो पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल गया था, इस कारण से कहाँ किया गया, बंबई में। कांग्रेस की स्थापना बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 1885, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसके पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी और कांग्रेस के पहले महासचिव एओ ह्यूम थे। कांग्रेस के पहले महासचिव एओ ह्यूम और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, ध्यान रखो, कांग्रेस के पहले महासचिव एओ ह्यूम और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी और कांग्रेस के फाउंडर यानी संस्थापक पूछा जाए तो भी आंसर होगा एओ ह्यूम। नोट कर लीजिएगा। तो भाई ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाला पहला भारतीय WC बनर्जी और चुनाव जीतने वाले दादा भाई नौरोजी। नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपहरण, भारत से संपत्ति ब्रिटेन जा रहा है, इस सिद्धांत को किसने दिया। भारत को लूटकर अंग्रेज वहां से यहां से 1 रुपया में सामान खरीद कर ले जाते हैं और उसी सामान को बना कर लाते हैं तो यहाँ 100 रुपये में बेचते हैं। उन्होंने कहा 1 रुपये के सामान को 100 रुपीज में 100 गुना ज्यादा कीमत पर बेचकर भारत को लूटा जा रहा है। संपत्ति को भारत से ब्रिटेन ले जाया जा रहा है। इसी को बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत। अंग्रेज कैसे संपत्ति भारत से ले जा रहे हैं, उसका सिद्धांत किसने दिया था, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दिया था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं बता दूं आप लोगों को कि गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले अगर बात करें तो इन्होंने 1905 में, लिख लो, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे भाई? तो एमजी रनाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रनाडे, नोट कर लीजिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन थे भाई? तो इन्होंने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता किया था। इन्होंने कांग्रेस का 2 बार अध्यक्षता किया, एक बार 1895 में और दूसरी बार 1902 में। 1895 में पुणे में और 1902 में अहमदाबाद में कांग्रेस के 2 बार अध्यक्षता किए सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नोट कर लीजिए, बस सेशन को लाइक कर दो गुरु, एक सवाल नहीं छूटने देंगे, टेंशन न लीजिए। लाइव क्लास में इतना डिटेल में पढ़ाएंगे कि शायद क्लास में भी उतना नहीं पढ़ाया जाता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की, 1895 में पुणे में और 1902 में अहमदाबाद में। नोट कर लीजिए, इन्होंने कांग्रेस का संविधान लिखा था। लिखो, कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में एक संस्था बनाया था जिसका नाम क्या था जी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक संस्था बनाया था जो कांग्रेस से पहले काम कर रही थी 1876 में। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाओ। गांधी को माना जाता है, क्या माना जाता है जी? दार्शनिक अराजकतावादी। गांधी को क्या माना जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन और करेंगे। गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका उत्तर दीजिए। आनंद मठ नामक पुस्तक किसने लिखा? आनंद मठ, इसके बाद देवी चौधुरानी। नोट करो, 3 किताब का नाम नोट करो। आनंद मठ, देवी चौधुरानी। आनंद मठ, देवी चौधुरानी, ये 2 किताब अलग अलग है। इसके लेखक कौन है? तो आनंद मठ और देवी चौधुरानी दोनों किताब किसकी है? तो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक का नाम है आनंद मठ और देवी चौधुरानी। नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यही करेंगे। उसके बाद हम लोग कल से 7:30 बजे पर सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हैं प्लीज करबत बिनते सेशन को लाइक कर दीजिए और प्लीज रिक्वेस्ट है कि जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में सेशन को शेयर कर दीजिए। और कैसा लग रहा है सेशन? मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो बस सेशन में लिख दीजिए यस कि सर अच्छा लग रहा है। खूब कमेंट कीजिए, यस लिखिए। थोड़ा सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं 500-700 लोग, सभी लोग यस लिख दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। और एक बात बताऊं, मैं कभी हारना मत, तेरे साथ मैं खड़ा हूं। मैं जानता हूं, मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जानता हूं कि जिन्होंने छोड़ दिया वही रेस से बाहर गए, जो लगे रह गए उनको एक अच्छा स्थान मिला, उनका सिलेक्शन हो गया। एक बार अपने आप को कमरे में बंद कीजिए, अपने आप को प्रियंबद बनाइए, आपका सिलेक्शन होगा। कमरे में बंद कीजिए, टारगेट लीजिए और दिन भर में उस टारगेट को पूरा कीजिए, अचीव कीजिए। कैसे नहीं सिलेक्शन होगा लिख लीजिए, कह दीजिए अपने आप को कैसे नहीं होगा, हम करके दिखाएंगे और 100% आपका सिलेक्शन होगा। हारना मना है गुरु, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रात रात भर वाला सेशन भी लेंगे। महात्मा गांधी को किसने कहा था अर्धनग्न फकीर? किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा? मैं बता दूं, कांग्रेस के लोग और कांग्रेस ने, आपको पता है 3 राउंड टेबल मीटिंग हुआ था, 3 गोल मेज सम्मेलन हुआ 1930, 1931, 1932 में। 1930 में पहला गोल मेज सम्मेलन हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल में। लिखो राउंड टेबल मीटिंग, गोल मेज सम्मेलन 3 हुआ, लिखो 3 हुआ। पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये तीनों में भाग लिए। लिख लो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये तीनों में भाग लिए, लेकिन गांधी जी और कांग्रेस दूसरा में केवल भाग लिए। क्वेश्चन आता है, कांग्रेस और गांधी जी ने किस राउंड टेबल मीटिंग, किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया? तो आंसर होगा क्या भाई? दूसरा गोल मेज सम्मेलन। लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति था जो तीनों में भाग लिया? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नोट कर लीजिए। तो उसी सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में जब गांधी जी ब्रिटेन गए थे दूसरा में भाग लेने के लिए, तो एक धोती पहन के, एक धोती लपटे थे और उसी धोती को ओढ़ के चले गए लाठी लेकर। सब लोग कोट टाई लगा के आया था और गांधी जी क्या गए? पूरा धोती लपेट के। तब चर्चिल ने कहा कि ये तो फकीर लग रहा है, भिखारी लग रहा है, मजाक उड़ाया गांधी जी को। तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो कहा विंस्टन चर्चिल, जो बाद में जाकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना। ये वही विंस्टन चर्चिल है जिन्होंने गांधी जी का दूसरा गोल मेज सम्मेलन में मजाक उड़ाया और बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था
उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था तभी सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुआ था। इसी क्वेश्चन आता है द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल। इसी ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। लेकिन जब भारत का वायसराय माउंटबेटन था तब भारत को आज़ादी मिली। क्वेश्चन आता है कि भारत को आज़ादी मिली उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे जब भारत को आज़ादी मिली थी। अगला क्वेश्चन आता है 15 कर लेते हैं। करेंगे या मरेंगे, करो और मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया? महात्मा गांधी ने करो और मरो कब कहा? गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ, गांधी जी ने कहा करो और मरो। तो कुछ गांधी जी पर आरोप भी लगता है, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन गांधी जी ने थोड़ा सा हिंसा करने के लिए क्या दिया, हिंट भी दिया, कर लो हिंसा बेटा, गुलामी में नहीं रहने का। गांधी जी वो नहीं थे, प्रैक्टिकल आदमी थे। जहाँ भीड़ है तो वहाँ एक गाल के बदले दूसरा गाल भी दे दिए, और जहाँ देखे कि सामने वाला अकेले है तो पटक के मारो। गांधी जी का ये गुण था, नेचर था। उन्होंने कहा भैया संघर्ष विराम संघर्ष, पहले कुछ दिन आंदोलन करो, रुक जाओ, फिर आंदोलन करो। संघर्ष विराम संघर्ष का फॉर्मूला किसने दिया? गांधी जी। उसी प्रकार संघर्ष विराम संघर्ष के बाद गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया और थोड़ा सा अहिंसा का सपोर्ट किया। ये वही गांधी थे जो प्रैक्टिकल थे, इसलिए गांधी की पूजा होती है। आगे आइए, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में कहा 1942, लिख लो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ। लिख लो एक चीज और लिखो, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। लिख लो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब और कहां पारित हुआ? तो 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई डेट नोट करो, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ और उसी प्रस्ताव के आधार पर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को शुरू होता है और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। लिख लो ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे बड़े नेता को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुआ। गांधी जी ने कहा करो या मरो, और गुरु इसी आंदोलन के अगले दिन 9 अगस्त को ऑपरेशन, लिख लो ऑपरेशन जीरो आवर, और सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट आ जाओ, आगे आओ। करो और मारो तो हो ही गया जी। नेक्स्ट आ जाओ, गांधी जी ने दिया था वापस वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? एक क्वेश्चन और करेंगे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? जल्दी बताओ, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? जल्दी फटाफट क्वेश्चन का उत्तर चाहिए हमें। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इन्होंने 1875 में आर्य समाज बनाया। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया। दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक का नाम था इसका सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती के पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश। जन्म हुआ 1824 में। 1824 में गुजरात के मोरबी में, गुजरात के मोरबी में जन्म हुआ। बचपन का नाम था मूला शंकर और इनको ज्ञान मिला मथुरा में। गुरु का नाम था इनका बिरजानंद। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं आगे अगला सवाल पे। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? आपको मैं बता दूं, जब भारत में बंगाल का पहला वायसराय, लिख लो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। नोट करो, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स नोट करो। और इसने कहा कि जितने भारत के ग्रंथ हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है, सब का अंग्रेजी में अनुवाद करो। काहे भाई? तो इंडिया के कल्चर को जानना है। इसीलिए कि इंडिया पर शासन करना है तो पहले यहाँ के कल्चर के जानो और यहाँ के धर्म के तहस नहस कर दो। इसीलिए उसने निर्णय लिया कि सारे ग्रंथों का हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। और अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए उसने बनवाया क्या? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। लिख लो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784। नोट करो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये क्या था? पूछा जाए है क्या?
तो बोलिएगा अनुवाद करने का एक डिपार्टमेंट था। अनुवाद का, भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए क्या बनाया गया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कब बनाया गया? 1784 में। किसने बनवाया? तो किसने बनवाया? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब बनाया किसने? तो लिखो सर विलियम जोन्स। भाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया। सर विलियम जोन्स 1784 में। ये क्या था? अनुवाद विभाग, और सारे ग्रंथों का अनुवाद होना था। और इसी के तहत भाई गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? तो इसका आंसर है विलियम बिल्किंस या चार्ल्स बिल्किंस। नोट कर लो, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो चार्ल्स बिल्किंस। अनुवाद के विभाग का नाम क्या था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कब बना? 1784। किसने बनाया? तो बनाया भैया सर विलियम जोन्स। उस समय वायसराय कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है वो। नोट कर लो, इससे ज्यादा नहीं होगा। और याद रखो, एक चीज और बता दूं आपको, इसमें एक ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप। इसमें एक ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप। ये कौन है? तो लिख लो, अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति। अशोक, राजा अशोक, जो मौर्य वंश का सम्राट था अशोक, उसके अभिलेख को, जो पत्थर पे लिखा हुआ था अशोक का अभिलेख, उसके अभिलेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप। इंडिया में, भारत में अशोक के अभिलेख को पहली बार किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा? 1837। ये भी नोट कर लेना, क्वेश्चन कई बार आया है VVI एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भाई जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार 1837 में क्या किया? इसने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ये भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए अगला सवाल पे, 20 कर लेते हैं। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ, एक मिनट, सिखों की प्रसिद्ध पुस्तक आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ का मतलब जो इसकी को बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। नोट कर लो, आदि ग्रंथ को ही बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। इसकी रचना किसने की? बताया आपको, सिख में कुल 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु का नाम था पहले गुरु का नाम क्या था भाई? और 10वें गुरु तो जानते, पटना में हुआ था उनका जन्म। पहले गुरु का नाम बताइए, गुरु कौन थे? पहले गुरु का नाम जल्दी बताओ, जिनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में, नानकाना साहिब। भाई लिखो, पहले गुरु का नाम था, जिनका जन्म क्या हुआ था? नानकाना साहिब। तो गुरु नानक। नानकाना साहिब हिंट दिया आपको। पहले गुरु थे गुरु नानक, जिनका जन्म हुआ था नानकाना साहिब पाकिस्तान में। तो गुरु नानक पहले गुरु थे जिन्होंने लंगर की शुरुआत की थी। सिख धर्म के स्थापक संस्थापक थे गुरु नानक देव जी। सिख धर्म बनाए उन्होंने। लंगर जो होता है सिखों में, लंगर की शुरुआत की। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक थे। और सिख धर्म के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। पटना साहिब पटना सिटी में पड़ता है, बिहार के पटना सिटी में पड़ता है। पटना साहिब में जन्म हुआ गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म के अंतिम गुरु। और 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ। और पहले गुरु का जन्म पाकिस्तान के नानकाना साहिब में हुआ था। ये पहले गुरु थे गुरु नानक देव। और सिख धर्म के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव ने की। एक बात और लिख लीजिए, अमृतसर में आपने सुना होगा गोल्डन टेम्पल। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर है, उसी को बोलते हैं हरमंदिर साहिब। स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहिब जो बना अमृतसर में, उसको भी किसने बनाया? गुरु अर्जुन देव ने बनाया था। नोट कर लीजिए। सिख धर्म के 5वें गुरु थे। नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट आ जाइए। काफी, चलिए नेक्स्ट। पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? ज्योतिबा फूले ने बनाया था सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फूले, पूरा नाम था ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले। इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया। दंभी ब्राह्मणों तथा उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा किया। जाति प्रथा पर आक्रमण किया। सतारा में जमींदार विरोधी, महाजन विरोधी विपलों का नेतृत्व किया। अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की बात की। ये बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल नहीं था, बल्कि क्या था? जाति प्रथा पर कठोर प्रहार किया। जात पात को कमजोर करने का प्रयास किया। सही किया इन्होंने। आगे आइए नेक्स्ट। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक पत्रिका निकाला था अल हिलाल, जिसको 1912 में प्रतिबंधित कर दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका था जिसका नाम था अल हिलाल। नोट कर लो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल शुरू किया। क्वेश्चन आता है
कि मौलाना आजाद के पत्रिका का नाम बताओ। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, नोट कर लो। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसीलिए मौलाना आजाद के जन्म दिवस 11 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे, टीचर डे नहीं, नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन 11 नवंबर को उनका जन्म हुआ था, इसीलिए 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनकी एक पत्रिका थी अल हिलाल, जिसको क्या लगा दिया गया था, बैन, प्रतिबंधित कर दिया गया। तो अगले ही साल 1913 में इन्होंने क्या किया, एक नया पत्रिका निकाला अल बलाग 1913 में। 1912 में निकाला अल हिलाल, जिसे प्रतिबंधित कर दिया अंग्रेजों ने। बाद में अगले ही साल इन्होंने एक नई पत्रिका निकाल दी अल बलाग। कब निकाला भैया, 1913 में। 12-13 याद रखना। आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे और आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसीलिए 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। बार बार बोलने का मतलब है कि आपको याद हो जाए। देश बंधु की उपाधि किसे मिली थी, देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी गुरु, तो आंसर होगा चितरंजन दास। देश बंधु की उपाधि किसे दी गई, चितरंजन दास, CR दास। चितरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस का राजनीति, जैसे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास, चितरंजन दास। चितरंजन दास को ही देश बंधु कहते हैं। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1 जनवरी 1923 को बनाया था स्वराज पार्टी। लिख लो, कांग्रेस स्वराज पार्टी। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1 जनवरी लिख लो, 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923 को चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाया। ये वही चितरंजन दास हैं जिन्होंने, नोट करो गुरु, जल्दी नोट करो, इन्होंने एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। चितरंजन दास ने एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की 1922 में गया में। बिहार के गया में सेशन हुआ था कांग्रेस का, 1922 का सेशन। कांग्रेस का 1922 का जो सेशन था वो गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने की थी। और ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी हैं, इनको देश बंधु भी कहा जाता है। देश बंधु चितरंजन दास, और नोट करो दीन बंधु CF एंड्रयूज। CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहते हैं और देश बंधु CR दास को कहते हैं। और बता दूं आपको कि बिहार में आज़ादी से पहले कांग्रेस का 2 सेशन हुआ था। एक हुआ था पटना में 1912 में, पटना बांकीपुर में, और 1922 में गया में। 1912 में लिख लो, 12-22 याद रखो। बिहार में आज़ादी से पहले कांग्रेस का 2 सेशन, 12-22, 12-22। 12 में कहा हुआ, पटना के बांकीपुर में, और 22 में गया में हुआ। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। और अंतिम सवाल, अंतिम एक और करेंगे। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा जानते हैं आप लोग? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक ने कहा। पर कब कहा, ही क्वेश्चन आता है, कब कहा? लिख लो, 1916 में। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा? तिलक ने कहा। कब कहा भैया, कब कहा, ही क्वेश्चन आता है। 1916 में कहा। तिलक की 2 मैगजीन, कौन कौन? मराठा और केसरी। और तिलक का 2 किताब का नाम बताए थे, गीता रहस्य और गीता रहस्य, एक और किताब बताया मैंने आपको, आर्कटिक होमो वेदाज, 2 किताब का नाम था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। और लास्ट सवाल, 21वां नंबर सवाल, ये अंतिम सवाल है। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? ये क्वेश्चन गलती हुआ तो कनपट्टी तोड़ देंगे मार के। गुरु, गलती नहीं होना चाहिए, बता दोगे तो डेयरी मिल्क मिलेगा, और गलती बताओगे तो उठक बैठक करा देंगे तुरंत। और एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। सेशन को जितने लोग जुड़े हैं प्लीज, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगा तो यस कमेंट कर दीजिए जल्दी से। और सेशन को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जुड़ गए तो प्लीज इसको फैला दीजिए पूरे बिहार के, और पूरे जितने लोग TRE की तैयारी करते हैं उनके सारे ग्रुप में। इलाहाबाद से देख रहे हैं अगर आप, तो इलाहाबाद वाले ग्रुप में फैला दीजिए। कानपुर, बरेली और मेरठ से देख रहे हैं तो मेरठ के ग्रुप में फैला दीजिए। और बिहार के जिस शहर से देख रहे हैं फैला दीजिए, घर के, चौपाल के, गांव के, शहर के सारे ग्रुप में, ताकि अधिकतम लोगों तक बात पहुंच जाए। क्योंकि बहुत जल्द हम दरोगा का भी सीरीज लेकर आएंगे, सब फ्री होगा। कौन यंग इंडिया? बता दिए थे, गांधी जी की 4 मैगजीन, गांधी जी की 4 मैगजीन, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन। गांधी जी की 4 पत्रिका, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। और गांधी जी की 2 किताब, एक किताब का नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और दूसरी किताब का नाम हिंद स्वराज।
हिंद स्वराज, ये 2 किताब था, पत्रिका नहीं था। हिंद स्वराज में ही गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को बांझ और बेस्या कहा था। तो यंग इंडिया और हरिजन ये गांधी जी की मैगजीन है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं छोड़ेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन जब हो जाएगा तो लोग बोलेंगे कि सिलेक्ट हो गया, बड़ी आसानी से सिलेक्शन मिलता है, लेकिन बोल दीजिएगा ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। हारना मना है गुरु, पसीना बहाना है। मैं बताऊं आपको कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं, और जो पसीना में नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इतिहास रच देना है, मेहनत करना है। हम अगर 20-21 MCQ कराए तो आपको 100 MCQ और करके सोना है। डेली कम से कम 200, 250, 300 MCQ लगाइए। फॉर्म का वेट मत कीजिए प्लीज, लगातार कमरे में लॉक करके पढ़िए, क्योंकि फॉर्म आएगा तो मात्र 2 महीने का समय मिलेगा, इसलिए प्लीज पढ़ाई कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। सेशन को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, पूरा सपोर्ट आपका प्यार चाहिए। और कल 7:30 बजे, कल नहीं रोज डेली शाम 7:30 बजे आपसे मिलेंगे। 7:30 का टाइम नोट कर लीजिए, हर दिन शाम 7:30 बजे हम लाइव आएंगे। कल शाम 7:30 बजे वेट कीजिएगा। मिलते हैं कल 7:30 बजे, तब तक शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, खूब प्यार। और कैसा लगा सेशन एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और कुछ हमसे पढ़ने का मन है भी आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट देखकर मैं सुधार करूंगा और वो चीज जो पढ़ाने बोलेंगे वो आकर पढ़ा भी दूंगा। सब कुछ फ्री होगा, जवान लगे रहिए। आपके साथ आपका बड़ा भाई, आपका गुरु आपके साथ है। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे, तब तक शुभकामनाएं, आशीर्वाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, शुभ रात्रि।